फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हमने जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रश्न लिया है वह बीपीएससी द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप टीआरई 3 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या टीआरई 4 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो यह दोनों एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आप इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप इसको अच्छे से पूरा कवर कर लेते हैं, सभी प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं, तो ज्यादातर प्रश्न आपको इस वीडियो से देखने के लिए मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों हम प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपका है कि इनमें से 1945-46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमे के पक्ष में पेश हुए वकील थे। तो पूछा गया है कि जो 1945 और 46 में दिल्ली में INA मुकदमा हुआ था उसमें जो है कि मुकदमे के पक्ष में जो पेश होने वाले वकील थे वह आपके कौन थे। तो देखिए इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भूलाबाई देसाई ने जो है कि पेश हुए थे। तो इस चीज को आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि 1943 में आजाद हिंद फौज अस्तित्व में आई थी। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि 1943 में जो आजाद हिंद फौज अस्तित्व में आई थी तो वह कहां पर आई थी। तो वह आपका आई थी सिंगापुर में। जी हाँ दोस्तों, इसको आप याद रखिएगा। जो 1943 में आजाद हिंद फौज बनी थी यह आपका सिंगापुर में इसका गठन किया गया था। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि आजाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि जो आजाद हिंद फौज के निर्माण की घोषणा कब की गई थी। तो इसका जो सही आंसर आपका है वह है 21 अक्टूबर 1943 को। जी हाँ दोस्तों, कब इसकी घोषणा की गई थी। तो 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद फौज की घोषणा की गई थी। तो इस चीज को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आजाद हिंद फौज से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, तो इसलिए इस आजाद हिंद फौज जो टॉपिक है इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि INA किसके दिमाग की उपज थी, किसने इसकी स्थापना की। तो पूछा जाता है कि जो आजाद हिंद फौज थी यह किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की थी। तो देखिए आजाद हिंद फौज जो ख्याल आया था सबसे पहले वह आया था मोहन सिंह को। जी हाँ दोस्तों, किसको आया था, डॉक्टर मोहन सिंह को सबसे पहले आजाद हिंद फौज गठन करने का दिमाग में ख्याल आया था। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और सुभाष चंद्र बोस मार देते हैं, तो यह गलत है। आजाद हिंद फौज में जो है कि सबसे पहले जो जिसके दिमाग में आया था गठन करने के लिए वह आपके मोहन सिंह थे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने वर्ष 1943 में सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर में INA बनाने में सहायता किया। तो पूछा गया है कि 1943 में जब सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर में गए तो वहां पर किसने जो है कि उनको जो आजाद हिंद फौज था उसमें शामिल करने के लिए सहायता किया। तो यह देखिए इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मोहन सिंह जो थे उन्हीं ने यह संगठन बनाया था और उन्होंने ही जो है कि सहायता किया कि सुभाष चंद्र बोस इसमें जो है शामिल हो। तो इस चीज को याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि भारतीय राष्ट्रीय सेना जिसको आजाद हिंद फौज कहते हैं के संस्थापक कौन थे। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय सेना आजाद हिंद फौज के संस्थापक अभी आपको बताया मोहन सिंह इसके संस्थापक थे। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लग रही कमेंट करके बताइए और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। अगला प्रश्न है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की और जो है कि कब इसकी स्थापना की गई थी। तो देखिए फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना किए थे वह आपके सुभाष चंद्र बोस जी किए थे। जी हाँ दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस जी ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। जब वह जो है कि त्रिपुरी संकट आता है उसके बाद वहां पर वह इस्तीफा देते हैं और उसके बाद डायरेक्ट वह जाकर के फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। तो इस चीज को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और त्रिपुरी अधिवेशन के बारे में अगर आपको अच्छे से नहीं मालूम है तो पिछली वीडियो जो कि पार्ट 9 थी उसमें हमने अपलोड किया है, उसमें डिटेल से बताया है, तो उसको आप देख सकते हैं।
अगला प्रश्न आपका है कि फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो अभी आपको बताया कि फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक जो थे वह सुभाष चंद्र बोस जी थे। 1939 ईस्वी में इसकी स्थापना किए थे। अगला प्रश्न आपका है कि सुभाष चंद्र बोस के नाम के पहले सम्मान सूचक नेताजी किस देश में जोड़ा गया। तो पूछा जाता है कि जो सुभाष चंद्र बोस है उनको नेताजी के नाम से जो है कि पुकारा जाता था, तो यह जो शब्द है यह किस देश में जोड़ा गया था। तो जर्मनी में उनको नेताजी कह के बुलाया गया था पहली बार, और वहाँ पर ही उन्होंने को जो है कि नेताजी ज़्यादातर लोग कहते थे शुरू में, फिर और जगह फेमस हो गया। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। और जो है कि यहाँ पर देखिए उन्होंने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी की थी, यह तो अभी आपको बताया। अगला प्रश्न आपका है कि सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे। तो पूछा जाता है कि जो सच्चिदानंद सिन्हा जी हैं वह किसके साथ जुड़े, भारत छोड़ो आंदोलन के साथ, कि दांडी मार्च के साथ, कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ, कि इनमें से किसी के साथ भी नहीं। तो देखिए अगर हम बात करें सच्चिदानंद सिन्हा जी के बारे में तो यह किसी भी आंदोलन में संबद्ध नहीं थे। जी हाँ दोस्तों, डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यह किसी भी आंदोलन में पार्टिसिपेट नहीं किए थे। इन्हें संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन में सर्वसम्मत से अस्थायी सदस्य चुना गया था। इनको 9 दिसंबर 1946 को जो है कि जो संविधान सभा बने थे उसमें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। बाकी ये किसी भी आंदोलन के साथ नहीं जुड़े थे, तो इस चीज को आप याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे। तो पूछा जाता है कि जब फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई तो सुभाष चंद्र बोस जी के साथ कौन जुड़े थे, और उसके बाद जो है कि जब आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ तो उसके साथ भी कौन जुड़े थे। तो वह आपके थे शीलभद्र याजी। जी हाँ दोस्तों, जो शीलभद्र याजी थे वह एक बिहार के स्वतंत्रता सेनानी थे जो महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस जी से जुड़े थे। याजी जो थे वह अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से जुड़े, और बाद में उन्होंने क्या किया कि आज़ाद हिंद फौज के साथ भी जो है कि जुड़ गए थे। तो यह इंपॉर्टेंट है, शीलभद्र याजी को याद रखिएगा क्योंकि यह बिहार से है, तो यह प्रश्न पूछा जा सकता है। आप जानते हैं कि जो बिहार में एग्जाम होता है BPSC लेता है वह ज़्यादातर जो प्रश्न है वह बिहार को केंद्रित करके ही पूछता है, तो इसलिए जो बिहार स्पेशल के प्रश्न हैं उनको तो आप एकदम नहीं छोड़िएगा, अच्छे से पढ़ जाइएगा। अगला प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को नया नाम दिया था। तो जो सुभाष चंद्र बोस जी थे उन्होंने जो निकोबार द्वीप था उन्होंने उसको क्या नाम दिया था। तो उन्होंने जो उसको नाम दिया था वह आपका दिया था स्वराज द्वीप। जी हाँ दोस्तों, इसको याद रखिएगा, स्वराज द्वीप उन्होंने नाम दिया था। और जो है कि जो अंडमान द्वीप था उसको उन्होंने शहीद द्वीप का नाम दिया था। तो इस चीज को भी याद रखिएगा, अंडमान द्वीप को क्या नाम दिया था, शहीद द्वीप नाम दिया था, और निकोबार द्वीप को जो है स्वराज द्वीप दिया था। तो इस चीज को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि कैबिनेट मिशन भारत आया। तो कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। तो चलिए बात करते हैं कैबिनेट मिशन के बारे में। तो देखिए जो कैबिनेट मिशन आपका है यह 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया था। तो इसको याद रखिएगा, कैबिनेट मिशन 24 मार्च, कब 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया था, और इसके अध्यक्ष जो थे वह लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे। जी हाँ दोस्तों, कौन थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे, तथा अन्य 2 सदस्य इसमें थे। स्टैफोर्ड क्रिप्स था जो कि अध्यक्ष था, तथा AB अलेक्जेंडर था जो कि नौसेना मंत्री था। तो इसको याद रखिएगा। और यह कब आया था, 24 मार्च 1946 को आया था। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई। तो देखिए अगर हम बात करें कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता जो है यह किसके द्वारा की गई थी, तो यह सर P लॉरेंस के द्वारा की गई थी। जी हाँ दोस्तों, किसके द्वारा, सर P लॉरेंस द्वारा कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता की गई थी, जिसको कि पैथिक लॉरेंस बोलते हैं। P लॉरेंस मतलब पैथिक लॉरेंस। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि इनमें से कौन 1946 ईस्वी में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का एक सदस्य नहीं था।
तो पूछा गया है कि 1946 में जो भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन था उसका एक सदस्य नहीं था। तो इस देखिए इसमें जो स्टैनफोर्ड क्रिप्स था यह तो सदस्य था ही, साथ ही में एवी अलेक्जेंडर भी इसका सदस्य था और लॉर्ड पैथिक लॉरेंस भी इसका सदस्य था, लेकिन रैमजे मैकडोनाल्ड जो है यह उसका सदस्य नहीं था। तो यह बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यह जो है कि सदस्य नहीं था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। तो पूछा गया है कि इनमें से कौन ऐसा था जो कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। तो अभी हमने आपको बताया कि कौन था। तो देखिए पैथिक लॉरेंस भी था और उसके अलावा स्टैनफोर्ड क्रिप्स भी था, एबी अलेक्जेंडर भी था, वेवेल जो है कि इसका सदस्य नहीं था। तो इसको याद रखिएगा। देखिए दोस्तों यह जो प्रश्न है यह पिछला वाला प्रश्न जो हमने कराया वह अभी आपका एग्जाम में आया और ऑप्शन बदल करके अगले एग्जाम में यह भी पूछ लिया गया था। तो इसलिए आप जो है कि क्वेश्चन को अच्छे से देखा करिए, क्योंकि एक ही टॉपिक पर हर साल प्रश्न बीपीएससी में पूछा जाता है, बस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया जाता है, पूछने का तरीका वही रहता है, प्रश्न वही रहता है, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया जाता है। तो इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। अगला प्रश्न आपका है कि इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। तो पूछा गया है, देखिए फिर पूछ लिया गया कि कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। तो यह देखिए 2017 में बीपीएससी द्वारा पूछा गया है। तो इसका देखिए जो सही आंसर आपका हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, तो वह आपका हो जाएगा जे एंड्रयू। जी हाँ दोस्तों, जे एंड्रयू सदस्य नहीं था, पैथिक लॉरेंस भी था, एवी अलेक्जेंडर भी था। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप हमको टेलीग्राम चैनल पर जरूर फॉलो कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से टेलीग्राम पर फॉलो कर लेंगे तो कोई भी सूचना रहेगी मिल जाएगी, वीडियो का लिंक वगैरह रहेगा तो वहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो इसलिए आप जरूर फॉलो करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगला प्रश्न आपका है कि वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं की। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, यह आपके बीपीएससी में पूछा जा सकता है कि वह कौन सा ऐसा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन से बात किया था और लॉर्ड वेवेल जो आया था उससे भी वार्ताएं किया था। तो इसका जो सही आंसर है वह है अबुल कलाम आजाद। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आप जानते हैं कि जो अबुल कलाम आजाद जी थे यह सबसे कम उम्र के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले सदस्य थे, और साथ ही में 1940 में अध्यक्ष बनते हैं और 1946 में जाकर के यह हटते हैं। तो देखिए यह दोनों से बात किए थे। 1940 में जब अध्यक्ष बने थे तो 1942 में क्रिप्स मिशन आता है जिससे की बात करते हैं, और उसके बाद लॉर्ड वेवेल की जो योजना आती है यह आपका कब आता है, तो लॉर्ड वेवेल की जो योजना आती है 1945 में, तो वहां पर भी यह रहते हैं अध्यक्ष, तो वहां पर भी बात करते हैं। तो इसलिए ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा जेबी कृपलानी। जी हाँ दोस्तों, जब भारत आजाद हुआ था तब जो है कि पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। तो उस समय भी जो है कि आपके अध्यक्ष जेबी कृपलानी जी थे। तो इनको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, और भारत विभाजन के समय भी यही अध्यक्ष थे, तो इस चीज को भी आप याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि वर्ष 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो अभी प्रश्न आपको बताया कि 1947 में जब भारत आजाद हुआ था तो उस समय जो अध्यक्ष थे वह जेबी कृपलानी जी थे, और जब भारत का विभाजन हुआ तो उस समय भी जो अध्यक्ष थे वह जेबी कृपलानी जी ही थे। तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन था। तो देखिए अंग्रेजों द्वारा भारतीयों का 1947 में जब सत्ता को हस्तांतरित किया गया उस समय भी जो कांग्रेस का अध्यक्ष था
वह आपका कौन था? तो अभी आपको बताया जेबी कृपलानी जी जो थे वह उसके अध्यक्ष थे। तो इसको आप याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, एक ही प्रश्न को ये कैसे घुमा घुमा करके अलग अलग तरीके से पूछ रहा है। अगला प्रश्न है कि सन 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जी हाँ दोस्तों, यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको ध्यान देने वाला भी है, क्योंकि 1947 का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दिल्ली में अधिवेशन हुआ था, यह एक विशेष अधिवेशन था और इसमें जो अध्यक्षता किए थे वह आपके राजेंद्र प्रसाद किए थे। जी हाँ दोस्तों, इसको याद रखेगा, राजेंद्र प्रसाद इसमें अध्यक्षता किए थे, क्योंकि 1947 में नवंबर के महीने में जो जेबी कृपलानी जी हैं वह इस्तीफा दे देते हैं। तो उसके बाद जो अध्यक्ष चुना जाता है वह जो है वह राजेंद्र प्रसाद को चुना जाता है। तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारी समिति की बैठक में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फांसीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे। तो पूछा गया है कि जो इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारी समिति थी उसमें जो है कि कौन सा ऐसा सदस्य था जो भारत में नाजीवाद, फांसीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में संपन्न हो गया था। तो वह आपके थे जवाहरलाल नेहरू थे। इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांत स्वीकार किया। तो देखिए, नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली के सिद्धांत को जो स्वीकार किया गया था, यह किया गया था 1853 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा कब किया गया था? 1853 ईस्वी में याद किया, इसको सिद्धांत को स्वीकार किया गया था। तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिलिंग के फैसले को रद्द करने का अधिकार मिला? तो देखिए, पूछा गया है कि इसमें से किस अधिनियम के तहत जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिलिंग के फैसले को रद्द करने का अधिकार मिला था। तो इसका जो सही आंसर आपका है वह ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 1786 एक्ट। जी हाँ दोस्तों, 1786 एक्ट के तहत जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसले को रद्द करने का अधिकार मिल गया था। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। तो दोस्तों, आज के यह टॉप 25 क्वेश्चन थे जो कि आपके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं। तो इस वीडियो को आप 2-3 बार अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि यह सभी प्रश्न आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं। तो इसलिए आप इस वीडियो को भी 2-3 बार देख लीजिएगा। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का हमने अभी तक 10 पार्ट अपलोड किया है, तो उस सभी पार्ट को आप एक बार रिवाइज करके जरूर देख लीजिएगा करिए, क्योंकि अगर आप एक रिवाइज करके एक बार अच्छे से देख लेंगे तो गारंटी है कि आपको इन्हीं सब वीडियोस में से सभी प्रश्न आपके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के मिल जाएंगे। हमारे चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, साइंस का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, या जो है कि भूगोल का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, बिहार स्पेशल का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, और जो प्रीवियस ईयर प्रश्न करवाया गया है उसका भी प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो आप उन सभी प्लेलिस्ट को देख जाइए और एक बार जो है कि आप सिर्फ वीडियो को ऑन करके बस देखते रहिए, सभी प्रश्न आपका तैयार हो जाएगा और आपकी एक अच्छी तैयारी हो जाएगी। चाहे आप TRE 3 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या TRE 4 के लिए तैयारी कर रहे हैं, ये दोनों एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण वीडियो है। और दोस्तों, एक चीज यह करिएगा, टेलीग्राम पर हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहां पर जाकर के टेलीग्राम पर जरूर फॉलो करेंगे, क्योंकि टेलीग्राम पर वीडियो का लिंक जब भी वीडियो अपलोड होती है तो वहां पर शेयर कर दिया जाता है, जिससे कि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा और आप डायरेक्ट वीडियो को देख सकते हैं। और दूसरी चीज यह भी है कि जब कोई PDF वगैरह रहता है तो वह भी शेयर कर दिया जाता है, और जब कोई नई सूचना रहती तो वह भी बताया जाता है। तो इसलिए वहां पर हमको फॉलो जरूर करिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में। यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए।